कड़ी है, वो रोटी है, वो खाना है, वो पेट भरना है। यकीन कीजिए, सिर्फ अकेला पंजाब में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे 4 सूबे क्या इस जैसे 10 मुल्कों को अनाज मुहैया कर सकता है। लेकिन हम तो अनाज इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारा तो आटा गायब है, और सिर्फ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर इंडिया का पंजाब हमसे आधा पंजाब है, और वो ना सिर्फ 1 अरब की आबादी को केटर कर रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमें किसी IMF को देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी वर्ल्ड बैंक को देखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने गिरबानों पे झांक, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं। जब पाकिस्तान बना, क्या था पाकिस्तान के पास? 12 फैक्ट्री, चंद छोटे छोटे धंधे, बाकी तमाम इकोनॉमी पे किसका कब्जा था? हिंदू का कब्जा, बनिया कब्जा था। अगर आज हमें ये नेमत ना मिलती, शायद मैं समेत अक्सर लोग हिंदुओं की नौकरी कर रहे होते। जो हमारे बुजुर्गों ने 12 फैक्ट्रियों से आज पाकिस्तान में छोटी बड़ी मिला के 30,000 फैक्ट्री हैं, शायद ना बन सकती। किसी भी गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर हमारे मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी ने तरक्की की, अपने बलबूते पर तरक्की की, इन हालात में तरक्की की। मैं पिछले हफ्ते इराक, उर्दन और इजिप्ट गया। यकीन कीजिए, वहाँ पे इतनी फैसिलिटी है बिजनेस कम्युनिटी को कि वो तरक्की कर रहे हैं। बिजली का रेट हमसे कम, टैक्स का रेट हमसे कम, इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन फ्री, बिल्डिंग बना के देते हैं। और हमारे यहाँ नहीं मांगते हम गवर्नमेंट से कुछ, हमें सिर्फ चाहिए अमन व अमान की बहाली चाहिए, अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए, और पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग चाहिए। मैं इस बात पे अपनी तकरीर कुर्बान करता हूँ कि आज से 60 साल पहले एक कौम ने मुल्क पाकिस्तान बनाया था। खुदा के लिए आइए आज ये मुल्क एक कौम घूम रहा है, एक कौम बन जाए, एक कौम बन जाए। मुझे हॉल से एक चिट आई थी, इसका मैंने कहा जिक्र ज़रूर कर दूँ। चिट मुझे भेजी गई है, वो इस साहब ने भेजी है। उनके वालिद और उनके दादा इस मुल्क के बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे, अब्दुल सालक और डॉक्टर अब्दुल खुर्शीद। उनके बेटे ने मुझे चिट भेजी है, ये मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो बाकी मुकर्रीन हैं वो शायद इस पर थोड़ा सा बात करें। बरादर वासिफ नागरी साहब, सोच का मुकाम है कि 1.5 घंटे में स्वाय और या महमूद जान साहब के किसी साहब ने ज़ेर बहस मजबूत बात नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। ये क्योंकि एक फोरम है ना, इसमें जो लोग जो हमारे ऑडियंस बैठे होते हैं, जिसमें आप हमारी काबिल कराम है, हमारी ऑडियंस भी काबिल कराम है, आगे बैठे हैं बात सुनने के लिए आए। नेचुरल बात है, वो ऐसी बात सुनना चाहते हैं जो जिससे हल हम ढूंढ सकें। तो मेरे ख्याल में जो आइंदा हमारे मुकर्रीन आए वो ज़रा से बात करें, बाद में बात करेंगे जी। ये क्वेश्चन आंसर्स प्रोफेसर गुलाम सरवर कुरैशी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे सोना साहब को शुक्रिया अदा करना था, मैं पहले भूल गया, जिसकी मैं माफ़रत चाहता हूँ। जनाब अशरफ सोना साहब तशरीफ लाए हुए यहाँ पे। मेरे तो ख्याल था कि मैं सबसे बाद में बुलाऊँ, लेकिन इनको बुलाने से पहले मैं एक इक़्तिबास पढ़ना चाहता हूँ। इक़्तिबास ये है कि 1931 में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी से उसकी ख्वाहिश पर मुलाकात की। मुलाकात में उस मुसोलिनी ने एक सवाल जो पूछा अलामा रहमतुल्लाह अलैह से, हर शहर की आबादी कि क्या किया जाए, कि उसने जाहिर किया कि इसको मैं कैसे ठीक करूँ। तो अलामा ने उनको जो जवाब दिया वो मैं पढ़ रहा हूँ। हर शहरी की आबादी मुकर्रर करके उसे एक खास हद से आगे न बढ़ने दो।
जब आबादी मुकर्ररा हद से बढ़े तो फासले पर नया शहर आबाद किया जाए। वजह पूछने पर अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शहर की आबादी जिस कदर बढ़ती है उसकी तहजीबी और इक्तसादी तवानाई भी कम हो जाती है और सकाफती तवानाई की जगह मुहर्रकात शर ले लेते हैं। अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मेरा नजरिया नहीं है, ये मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया। किस्सा ये है कि हम कभी केन्स की थ्योरी को पढ़ते हैं, कभी हम मार्क्सिज्म में चले जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो हम कम्युनिज्म में घुसने की कोशिश करते हैं। अजीब बात कि वो मुमलिकत जो 1400 साल पहले कायम हुई और जिस मुमलिकत ने उस वक्त हमें इक्तसादियात, माशियात और मालियात का सबक दिया, ये हमारी गलती है कि हम उसे भूल गए। और ये आज का मुफक्कर उसी डगर में वापस जाने की कोशिश कर रहा है जो आज से 1400 साल पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा। अब वो इरशादात कुरान शरीफ में बेशुमार आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एक्सप्लेनेशंस फरमाई हैं। अगर हम उनको गौर से पढ़ लें तो शायद हमारे बहुत से सवालात का जवाब हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बहरहाल मैं बहुत से भी सारे सवालों का जवाब मुझे जनाब सोना साहब डेली को तशरीफ लाए तो अपने ख्याल ऐसा सोना साहब उकाड़े से वापस सेमिनार के लिए आए, फिर वापस उकाड़ा जाना उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी हालात आपके सामने रख दूं। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, धरती भूख उगलती हो, दुख फलक से गिरता हो, जहां नंगे भूखे बच्चे आहों पे पाले जाते हों, सच्चाई के मुजरम जिंदा में डाले जाते हों, मेरे मुल्क के मुहब्बे वतन बैठ के इस्तेहकाम पाकिस्तान हज़रात मोहतरम, इंतहाई मुख्तसर बात करूँगा और जो रोज़ देखता हूँ वो बात करूँगा। एक सियासी कारकुन हूँ, हालात को करीब से देखता हूँ और मुल्क की सूरत हाल का की वजह एक सियासी कारकुन के नज़दीक हमारी वो कौमी मुनाफकत है, हमारा वो तज़ाद है जो हम अपने अमल में और कहने में करते हैं। हमारी इस हालत की वजह पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तबकात के दरमियान वो फर्क है कि जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर को 6,000 रुपए की तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं होता और उसके बच्चे एक वक्त में 6,000 रुपए का खाना खाते हैं। यहाँ पे एक ही वजह है इस मुल्क की, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ जितनी मर्जी सियासी क़यादतें आप बदल लें, जितने मर्जी इंतखाबात करवा लें, जितने मर्जी कानून बना लें, जब तक इस पाकिस्तान के अंदर दौलत की तकसीम मसावी नहीं होगी, इस मुल्क का इस्तेहकाम नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नजरिया था, मुझे बात कर दीजिएगा, किसी को इख्तलाफ होगा तो मैं खुले दिल से सुनूंगा। मैं एक सियासी कारकुन हूं। मैं आपसे वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान को दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे बनाया गया, मैं आज आपसे कहता हूं कि मशरकी पाकिस्तान के वो नौजवान
जो 70 की दहाई के शुरू में इस्लामाबाद की सड़कों पे आए, नौजवान पढ़े लिखे, एक टोला सैर करने आया मगरबी पाकिस्तान की, और उसने इस्लामाबाद की सड़कों पे फिरते हुए ये कहा कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आ रही है। इस तकसीम की गलत तकसीम ने उन्हें एहसासे महरूमी में मुब्तला कर दिया। और फिर आपने देखा कि एक कलमा पढ़ने वाले, एक खुदा को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले मुआशी अदमे तकसीम की वजह से एक न रह सके। मैं कहता हूं, अभी आप इस पर तज्जिया कीजिए, क्या उस वक्त कलमा हमें इकट्ठा नहीं रख सकता था? सिर्फ 25 साल पहले हमने कलमे की बुनियाद पे इकट्ठी जंग आजादी लड़ी थी और हम आजाद हुए थे। सिर्फ 25 साल के अंदर पेट की भूख ने हमें कलमे के रिश्ते से भी आजाद कर दिया। ज़ाते मोहतरम, सोचना पड़ेगा। मैं यहां पे इस नजरिए की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं हालात आपके सामने रख रहा हूं कि जब पेट की भूख गालिब आ जाती है तो फिर नजरिया भी जिंदा नहीं रहता। इसीलिए मैं कहता हूं आज के नौजवानों से कि जब तक अब पेट की भूख खत्म नहीं होगी, दौलत की तकसीम मसावी नहीं होगी, यहाँ के वुज़रा और ईवान सदर, अवान वज़ीर आज़म, वज़ीर आला में रहने वालों का म्यारे जिंदगी गली मोहल्ले के लोगों के बराबर नहीं आएगा, तब्दीली नहीं आएगी। एक बात आपके लिए मैं लाता हूं और आपसे मैं शाबाश लेना चाहूंगा। अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूं, लेबर डिपार्टमेंट की बात करता हूं, और ये जो बात मैं कह रहा हूं दौलत की गैर मुनासिब, गैर मसावी तकसीम के ऊपर एक दलील ला रहा हूं आपके सामने और वजह बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर मुआशियत में इस्तेहकाम क्यों है। पाकिस्तान के अंदर मुआशियत में इस्तेहकाम इसलिए है कि गरीबों की एजुकेशन के लिए, गरीबों की हेल्थ के लिए, गरीबों को जिंदगी गुजारने के कायदे ज़वाबित बनाने के लिए, कच्ची आबादियों के डेवलपमेंट के मंसूबे बनाने के लिए जब फैसले एयर कंडीशन कमरों में बैठ के टाई और कोट लगा के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और वो सियासतदान जो उन कच्ची आबादियों में नहीं रहते, जब तक वो फैसले करते रहेंगे, फैसले ठीक नहीं हो सकते। मेरे डिपार्टमेंट का एक कानून था, है खत्म किया हमने। कानून ये था कि कोई मजदूर अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो उसकी सिर्फ 2 बेटियों को हम मैरिज ग्रांट देंगे, और अगर मैरिज ग्रांट की रकम कम हुई और दरख्वास्तें ज्यादा हुई तो फिर कुर्रा अंदाजी करके फैसला किया जाएगा कि किस गरीब की बेटी के हाथ पीले करने हैं और कौन कुर्रा अंदाजी में अपना नाम निकलने का इंतजार करे। हजरात मोहतरम, आपके सियासी कारकुन ने पॉलिसी बनाने वालों को कहा खुद अपना हक हमसे छीन लेंगे और फिर पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सफर शुरू हो जाएगा। उनका तहे दिल से मशहूर हूँ। उन्होंने बड़ी बलबल आवेज़ और जो तशरीह तकलीफ थी जो पुराने वक्तों में कभी अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मुज़फ़्फ़र अली खान किया करते थे और माजी में शोरश कश्मीरी साहब किया करते थे, अंदाज था। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए कुछ ना कुछ चपलिश चलती रहती है। आज के दरअसल इस प्रोग्राम में नाजी साहब और मैं दोनों ही हैं, तो कभी वो आ जाते कभी मैं आ जाता। मेरी वो घर तो ये है, तो नाजी साहब और मैं ही यहाँ पे चला, हमें बीवी समझ लीजिएगा इस
मोहम्मद अली साहब को जाना है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह अशरफ सोना साहब का भी बहुत मुश्किल हूँ कि उन्होंने हमें अपने वलवला अंगेज अंदाज में अपने जज्बात से नवाजा। मुझे 1991 में 1991 में नवंबर में इत्तफाक हुआ तुर्की जाने, क्योंकि वो लेबर के वजीर हैं तो जा रहे हैं, तो मैं कहना तो चाह रहा था बारह। उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां कब बनाई, उन्होंने एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च किया, हमने आज तक अपनी एजुकेशन को बिल्कुल असरअंदाज कर रखा। एजुकेशन ठीक कर लीजिए, आपकी इक्तिसादी हालात मेरे ख्याल में ठीक हो जाएंगे। एनी हाउ, मैं अब दावत देता हूँ डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब को, जो कि डायरेक्टर है मैथ कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी के वो बड़े मेहरबानी तशरीफ लाएं। स्टेज हाज़रीन मोहतरम, मुझे 2 रोज़ पहले शकील गिलानी साहब ने ये टेलीफोन किया कि मीर खलील रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ताउन से एक सेमिनार है जिसका उन्वान है पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल और उनका हल। मैंने बड़ी मज़ाहमत की और आज सुबह भी मज़ाहमत की कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुश्किल मौजू है और मैं एक शरीफ आदमी हूँ। बुलाओ, लेकिन उन्होंने एक ऐसा हवाला दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारे पीर मुर्शिद मौलाना वजीउर समा इरफानी का जब नाम उन्होंने लिया, जी हाँ मुझे याद है, मुझे मुझसे गलती की माफ़ी, मैं बचपन से उन्हें सुना करता था। उन्होंने कहा कि उनके साहबजादे इस ट्रस्ट के सरपरस्त आला हैं, बस इतनी बात थी, मैंने सबमिट कर दिया, मैंने छोड़ दिया कि अब जो होगा देखी जाएगी। लेकिन मुझे खौफदारी हुआ जब मेरे नहायत ही अजीज़ बड़ी लवली गाय वासिम नागी, बड़ा ही वेरी स्माइलिंग पर्सन, इन्होंने एक सामीन में से वो सूटशुदा एक चिट पढ़ कर यहाँ सुनाई। वो चिट भी मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल खुर्शीद मरहूम के साहबजादे नजरुल इस्लाम साहब जो खुद सहाफ़ी हैं, उनका उन्होंने नाम लिया कि उनकी तरफ से आई कि सिवाय और यह मकबूल जान के किसी ने अभी तक मौजू पर बात नहीं की, तो मैं तो घबरा गया। मैंने सोचा कि मैं पीछे से चुप करके निकल जाऊँ, जब मेरी खैर नहीं। बहरहाल इसके ज़िम्मेदार वासिम नागी साहब हैं और शकील गिलानी साहब हैं। अल्लाह ने चाहा तो मौलाना मरहूम की जो बरकतें हैं उनके साए में शायद कोई बात कह सकूं, और अगर कोई बात जो एक आम सहाफ़ी की हैसियत से हम सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं कह सकूं तो खैर, और अगर ना कह सकूं तो माफ़ कर दीजिएगा। मौजू है, लेकिन मैं एक तबसरा ज़रूर करना चाहूँगा। अब चूँकि सोना साहब चले गए और सोने सोने सारे लोग चले गए, हम जैसे पैड़ी शक्ल के बंदे रह गए। उन्होंने अपनी तकरीर के आगाज़ में एक ऐसी बहस छेड़ने की कोशिश की थी जो सियासी बहस से ज़्यादा ख़तरनाक बहस थी। अगर मैं उस तफसील में चला जाऊँ तो एक दूसरी सब्द में मैं चला जाऊँगा। जो पाकिस्तान की तश्कील के हवाले से उन्होंने बात कही, और मैं समझता हूँ कि इस पर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे सेमिनार के अंदर एक ऐसी बुनियादी बहस छेड़ने से हमें गुरेज करना चाहिए जिस पर उम्मत मुस्लिमा का इजमा है। यानी किसी कलमा गो ने और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले ने ये नहीं कहा कि तुम अपने हमसाये को धोखा मार दो,
कलमे ने कब ये हमें सिखाया है कि लोगों के हुकूक गसब करो? कलमे ने कब हमें सिखाया है कि इस्लामाबाद की ज़मीन से पटसन की बू आनी चाहिए? और ये बू भी उनकी वजह से आई जो कलमे को दिल से मानता ही नहीं थी। उन्होंने ये हालात पैदा किए। पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुश्किलात के हवाले से मैं सबसे बड़ी मुश्किल और वजह जो मैं समझ सका हूँ वो ये है, वो हमारी गुलामाना ज़हनियत है। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 3 गवर्नर स्टेट बैंक, उनका तयन, उनकी तैनाती आलमी मालियाती इदारे करते रहे हैं। जिस मुल्क की स्टेट बैंक के गवर्नरों की तैनाती आलमी मालियाती इदारे करते रहे, जिनकी इक़्तिसादी पॉलिसी और प्लानिंग कमीशन जो हमारी शहरा के उस पर बैठे हुए वो लोग हों जिनको बाहर से प्लांट किया जाए, जिनके वज़राए खजाना की अक्सरियत ऐसे लोगों से भरी पड़ी हो, जिनकी वाबस्तगियाँ, जिनकी मोहब्बत इस मुल्क से कम और इस मुल्क को तोड़ने से कहीं ज़्यादा हो, वहाँ हम क्या तवक्को करें कि इस मुल्क की पॉलिसियाँ कोई ठोस पॉलिसियाँ बन सकती हैं? पहली बुनियादी गलती वो हमारी गुलामाना ज़हनियत है, वो डिफीटेड मेंटालिटी है हमारी, जिसकी बुनियाद पर हम ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं जिनके बारे में हमारा ख्याल है कि ये लोग हमारे मुआश का एहतमाम करेंगे। और फिर वो निज़ाम तालीम जिसकी तरफ अल ख्याल फाउंडेशन के बारे में कदर साहब ने पढ़ के सुनाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मोहम्मद अली साहब जो चले गए, मुझे उनकी बात की भी तायीद करना है कि कौन ज़रूर हमें बात करनी चाहिए, वो बात है या नहीं है। जब बात नहीं है तो फिर आप फजूल बातें करेंगे ना। हम कितना वक्त ज़ाया करते हैं, कितने पैसे ज़ाया करते हैं। अगर इतने ही मोबाइल हमने मंगवाने थे तो इसके लिए हम मोबाइल का कोई कारखाना कायम करते। हम लोगों से कैश मांगते हैं, ये वो मसला और ये उसका हल कि अगर आपने मोबाइल देना था तो फिर आप उसका हल ये कारखाना कायम करें, कारखाने के लिए मदद दें। आप कैश मांगते हैं, कैश क्यों कोई आपको देगा? हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं है। एक पाकिस्तानी जो इस मुल्क से बाहर हजारों डॉलर भेजने को तैयार है, उसे अपने मुल्क की बैंकों पर एतमाद नहीं है, तो एक दूसरा आपको कर्जा क्यों देगा? और मैं ये समझता हूं कि हमने अभी तक ये चोरी की बातें भी हुई हैं, बिजली चोरी 36% सिंध में चोरी होती है, 27% बलूचिस्तान में चोरी होती है, 33% सूबा सरहद में चोरी होती है और पंजाब में उससे कहीं कम चोरी होती है। इसका भी हमें कोई मैकेनिज्म डिजाइन करना पड़ेगा। अवेयरनेस कैंपेन भी देनी पड़ेगी कि अगर हम ये लोगों के दिमाग में डाल दें, अपने रेडियो, टेलीविजन, अखबारात और स्कूल मास्टर से लेकर मस्जिद के मेंबर तक, उलमा तक, हर खुतबे के इख्तिताम पर वो अहद ले जिसके सामने 400-500 सामीन होते हैं कि लोगों, हम सारा वतन ना मैं ठीक कर सकता हूँ ना तुम ठीक कर सकते हो, जो काम मैं कर सकता हूँ जो तुम कर सकते हो, चलो आज ये वादा करो अगर तुम्हारे घर में 16 बल्ब लगे हैं तो एक बल्ब जो है हम नहीं जलाएंगे। ये बाकायदा कैलकुलेटेड बात है कि एक बल्ब न जलाने से आप कितने हजार मेगावाट बचा सकते हैं, इस ऑन रिकॉर्ड। दूसरी बात, आपको याद होगा रमजान के महीने में आखिरी दिनों के अंदर ये लोड शेडिंग नहीं हुई, लेकिन दरमियान में आपको याद होगा आखिरी 26 रमजान के बाद ये वाक़या है। एक दिन, सिर्फ एक दिन इस्लामाबाद के इलाके में ज़ालाबारी हुई और उस ज़ालाबारी की वजह से एयर कंडीशन आपके बंद रहे, उससे 1000 से कहीं ज़्यादा मेगावाट का फर्क पड़ गया। वो वापडा ने बाकायदा उसको कैलकुलेट किया और उसका हमें फायदा सिर्फ एक दिन। इससे हमें ये अंदाजा हुआ पाकिस्तान जैसा मुल्क, ये आज़ाद मुल्क जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसका हम खाते हैं, हमारे चेहरों पर जो रौनक है, हमारे घरों में जो एयर कंडीशन लगे, मैं
जामिया मिलिया इंडिया की बात करता हूँ, और मेरे दोस्त ने यहाँ से शाहरुख खान मैस कम्युनिकेशन करके आया, मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की मिसाल दी कि वहाँ एक वक्त गया, उन्होंने कहा कि हमने टॉयलेट जाना, टॉयलेट में गए तो वहाँ फ्लश की बजाय कदमचे बने हुए थे। वहाँ पर बिजली की बात, राशनिंग की बात भी हुई। सब चीज़ें मैं बताने के बाद बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों ने जिस कैलकुलेशन से हम नहीं गुजर रहे कि अगर हम अपने लोगों को ये अवेयरनेस दें कि एक एयर कंडीशन, हम तो ये करते हैं कि दफ्तर में अगर सरकारी एयर कंडीशन है तो घर से फ़ोन करते हैं चपरासी को, AC ला के कमरा ठंडा रखी मेरे यहाँ तो पहला। मैं हॉस्टल के अंदर, यकीन जाने मैं टीचर हूँ, मैं अपने हॉस्टल के बच्चों से पहले दिन जब मैं आते थे मैं कहता देखो फिर वही बात है कि हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, हम छोटे छोटे काम नहीं करते। आप जब गर्मियों की छुट्टियाँ हों तो अपने कमरे बंद करके जाया करो, तो चेक कर दिया करो कि बल्ब खुला तो नहीं रह गया, क्योंकि 3 महीने के बाद वो बल्ब जो है वो जल चुका होगा, बिजली ज़ाया होगी। ये मुल्क की बिजली है। गर्म पानी, गीजर का गर्म पानी, टेलीफोन किसी लड़के का आ जाए तो गर्म पानी खुला छोड़कर टेलीफोन सुन रहा है आधे घंटे तक, टूटी खुली छोड़ के आता है कि पैसे देते नहीं ऐसी। ये हमारी मेंटेलिटी है। और मुझे अशफाक में तलकीन शाह की बात याद आई। मैंने एक मतलब पूछा, शाह जी कोई ऐसी चीज़ जिसका कभी ज़िंदगी में आपको ये एहसास हुआ हो कि मैं इस नेमत से महरूम रहा? बड़ा सोच के कहने लगे कि मैं जो छोटा होता सी मैं कहता सी या अल्लाह मियां सर्दियों के मौसम च टूटी का गर्म पानी लग जाए, अल्लाह ने दे छड़े। कितनी बड़ी नेमत है सर्दी के मौसम में जब आप गर्म पानी का शावर खोलते हैं। मुझे अशफाक में तलकीन शाह याद आ जाता है कि इतनी बड़ी नेमत है ये जो हमें मिली हुई है, हम उसको ऐसे बहा देते हैं। हमें क्या खबर कि 10 बरस के बाद लाहौर शहर के नीचे पानी कहाँ चला जाएगा। हम ये नेस्ले की बोतल 12 रुपए की लेते हैं ना, 14 रुपए की लेते हैं, तो पीने के बाद उसे बड़ा कस के बंद करते हैं, बिकॉज वी पे फॉर इट, हम उसके पैसे देते हैं और सरकारी नलके को खुला छोड़ जाते हैं। ये भी तो तुम्हारे मुल्क का नलका है। LDA की बिल्डिंग में हबीब बैंक, वहां पर एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत अपने खानदान की तरफ से पैसा जमा कराने आई डोनेशन देने के लिए। उस मुहिम के तहत 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जब वो जमा कराने वो शख्सियत आई तो वहां पर एक पाकिस्तानी जो इटली से आया हुआ था वो $1 करोड़ का अकाउंट खुलवा रहा था ताकि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर सके। उस शख्सियत ने तर्ज किया, मैनेजर ने कहा कि $1 करोड़ का अकाउंट खुलवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा अकाउंट खुलवा रहे हैं कि डोनेशन दे रहे हैं? तर्ज किया। उस बंदे ने बताया नहीं, चाहते हुए वो $1 करोड़ का अकाउंट खुलवा गया और $1 करोड़ का चेक भी दे गया डोनेशन के। पाकिस्तानी कौम के अंदर बड़ा जज्बा है, इसका लीडर कोई नहीं है। इसने हर कुर्बानी दी है। ज़लज़ले के मौके पर खुद ही खड़े हो गए। किसी बड़े आदमी ने ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से कोई डोनेशन नहीं दिया। नेशनल बैंक की तरफ से डोनेशन आ गया, हबीब बैंक, ये तो इदारों की तरफ से आया है। कौन सा बड़ा आदमी जिसने बड़ा डोनेशन दिया, नाम लेकर बताएं आप। जिस बंदे ने दिया वो उससे ज्यादा तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया, 1 करोड़ पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया। 5 लाख मेरे शोबे के बच्चों ने दिया और आज सुबह मेरे डिपार्टमेंट के बच्चों ने 1,17,000 रुपए इकट्ठे करके बलूचिस्तान के ज़लज़ला के लिए वाइस चांसलर को दिया। हम अपना रेडियो स्टेशन ले गए आज़ाद कश्मीर, वहां से बच्चों ने टेंट लगाकर रेडियो स्टेशन वहां कायम किया। सर्दी में काम करने वाले बच्चों में बड़ी हरारत है। ये नौजवान नस्ल मायूस नहीं है, हमने और आपने उन्हें मायूस किया। कौम ने बड़ी कुर्बानी दी है। इस हाई टाइम कि अब लीडरशिप कुर्बानी दे, लीडर आया कि कुर्बानी दे।
हमें